भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर शांति नायर जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी। रियाद के दारुल सलाम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल से हिंदी विभागाध्यक्ष असद खान जी। फिजी के लवांसा संगम एसकेएम कॉलेज से हिंदी अध्यापिका प्रिया प्रतिका जी। भारत के सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचेरी केरल भारत से हिंदी अध्यापिका प्रोफेसर सिंधु जी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं रियाद से मोहम्मद नादिर नबील जी, फिजी से विदांसा चंद चंद जी तथा भारत से भाग लेने वाली छात्रा नंदिनी जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा तृतीयक शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा दारुल सलाम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल रियाद केएस लवांसा संगम एसकेएम कॉलेज फिजी सेंट पीटर्स कॉलेज केरल भारत और हिंदी से प्यार है अमेरिका के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अपने स्वागत भाषण एवं ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। हाँ, धन्यवाद प्रकाश जी। अध्यक्ष महोदया डॉक्टर शांति नेर जी, सम्माननीय वक्तागण, प्राध्यापक, शिक्षक एवं छात्रगण, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव एवं अधिकारीगण, हिंदी से प्यार है के संस्थापक और सदस्यगण, साहित्य प्रेमियों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के 16वें संस्करण के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। अब तक 32 देशों के बच्चे, किशोर और युवा अपने शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्रोत्साहन से और विद्यालय के पदाधिकारियों के समर्थन से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हिंदी साहित्य पठन पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। हिंदी साहित्य पढ़ने के प्रति नई पीढ़ी की दिलचस्पी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्चुअल कार्यक्रम की यह श्रृंखला जारी है। सहभागिता करने वाले सभी शिक्षकों एवं छात्रों को और ऑनलाइन दर्शकों को भी मैं स्वागत करती हूँ। भारत के दक्षिण प्रांत में केरल के श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नायर जी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर नायर जी का परिचय कराने के लिए मैं तिरुवनंतपुरम की भारतीय हिंदी अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर टंकमणि अम्मा जी को भी मैं धन्यवाद समर्पित करती हूँ। डॉक्टर नायर जी ने 30 वर्षों तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण का कार्य किया है। इस दीर्घ अनुभव के आधार पर शिक्षकों और विद्यार्थियों का दिशा निर्देश करने के लिए आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। अध्यक्ष महोदया डॉक्टर नायर जी का स्वागत करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। खाड़ी देशों से कुवैत, कतर, ओमान, यूएई और बहरीन के बाद आज सऊदी अरेबिया की भागीदारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। इस समय सऊदी अरेबिया में स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। इसके बावजूद शिक्षक और छात्र तैयारी करके इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन के लिए प्रस्तुत हुए हैं। यह तभी संभव हुआ जब दुबई में स्थित सीबीएसई के रीजनल ऑफिस
और सेंटर ऑफ एक्सलेंस के निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी का अमूल्य सहयोग हमें प्राप्त हुआ। उनके प्रति हम नतमस्तक हैं। साथ ही दिल्ली पब्लिक स्कूल रियाद के प्रधानाचार्य श्री मिराज खान जी की सहायता से स्कूल के हिंदी शिक्षक श्री असाद खान जी और विद्यार्थी मोहम्मद नादिर नाबिल जी इस मंच पर उपस्थित हैं। दोनों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। फिजी से लाबासा संगम कॉलेज की अध्यापिका श्रीमती प्रिया जी और उनकी छात्रा विदांशा चंद जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रवासी देशों में फिजी का नाम बार बार लिया जाता है और वहाँ के शिक्षक और छात्र हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ने की तत्परता दर्शाते हैं। यह देखकर हमारा मन प्रफुल्लित होता है। फिजी में ही आयोजित पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान हमारी भेंट प्रोफेसर सिंधु जी से हुई थी। तब से हिंदी कार्यों के संबंध में हमारा संवाद होता रहता है। खुशी की बात है कि सेंट पीटर्स कॉलेज की विभागाध्यक्षा हिंदी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर सिंधु जी और उनकी छात्रा नंदिनी जी को आज हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप दोनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम से जुड़े सभी विद्वानों, दर्शकों एवं श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। आप सबका स्वागत है, सबको नमन है। धन्यवाद। स्वागत भाषण प्रस्तुति के लिए एवं कार्यक्रम का खुलासा देने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कोटि से धन्यवाद। सभी वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम के पहले छात्र मोहम्मद नादिर नबील जी को सुनते हैं, जो रियाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दारुल सलाम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल रियाद में हिंदी के छात्र हैं। आप हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार हम सभी से साझा करेंगे। आपका स्वागत है मोहम्मद नादिर नबील जी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं नादिर हूँ और मैं सऊदी अरब के दिल्ली पब्लिक स्कूल रियाद के कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज इस स्वर्णीय में आप लोगों के समक्ष गिल्लू का मैं प्रस्तुतिकरण करने वाला हूँ। महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू एक संवेदनशील और मार्मिक कहानी है जो मनुष्य और जानवर के बीच के स्नेहपूर्ण संबंध को खूबसूरती से चित्रित करती है। यहाँ इस कहानी का सारांश प्रस्तुत है। कहानी का परिचय। महादेवी वर्मा की यह कहानी उनके और एक गिलहरी के बीच के भावनात्मक संबंध पर आधारित है। गिल्लू एक नन्ही गिलहरी का नाम है जिसे महादेवी वर्मा ने अपने घर में पाला था। प्रारंभ। एक दिन महादेवी वर्मा अपने बगीचे में काम कर रही थी जब जह, जब उन्होंने देखा कि एक गिलहरी का बच्चा गिल्लू घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और घर ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। उन्होंने देखभाल और स्नेह से गिल्लू धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। गिल्लू महादेवी वर्मा के साथ उनके घर में रहने लगा। वे उनके कमरे में उनके काम करते समय और यहाँ तक कि उनके लिखने के मेज पर भी रहता था। गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध बना गया बना गया था। गिल्लू अपनी छोटी छोटी हरकतों से महादेवी वर्मा का मन मोह लेता था और उनके अकेलेपन को दूर करता था। गिल्लू महादेवी वर्मा की जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वे अपने छोटे छोटे पंजों से महादेवी वर्मा के कंधे पर चढ़ता
उनकी उंगलियों को चूमता और उनके साथ खेलता था। महादेवी वर्मा ने गिल्लू के लिए एक छोटी सी टोकरी बनाई थी जिसमें वे सोता था। दोनों के बीच का यह स्नेहपूर्ण संबंध बहुत ही सुंदर और मार्मिक था। अंत गिल्लू ने महादेवी वर्मा के साथ 2 साल बिताए। एक दिन गिल्लू अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने महादेवी वर्मा को बहुत दुखी किया, लेकिन उन्होंने गिल्लू की याद को संजोई रखी। मुख्य संदेश: इस कहानी के माध्यम से महादेवी वर्मा ने यह दिखाया है कि जानवर और मनुष्य के बीच भी गहरे और सच्चे संबंध हो सकते हैं। गिल्लू केवल एक गिलहरी नहीं था, बल्कि महादेवी वर्मा की ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उनके जीवन में प्रेम और स्नेह का एक नया आयाम जोड़ा। गिल्लू महादेवी वर्मा की उन कहानियों में से एक है जो पाठकों के दिल को छू जाती है और हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और स्नेह किसी भी सीमा में बंधा नहीं होता। धन्यवाद। आपने महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू का संक्षेप में वर्णन किया। इस शानदार प्रस्तुति के लिए रियाद से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोहम्मद नादिर नबील जी को हार्दिक धन्यवाद। अगली प्रस्तुति फिजी से अभी हमारे बीच नहीं जुड़ी है किसी तकनीक के लिए, तो हम हाँ आमंत्रित प्रकाश, करते हैं भारत से प्रकाश, नंदिनी। हाँ प्रकाश विदांशा जुड़ चुकी है। फिजी की छात्रा जुड़ चुकी है, आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। प्रस्तुति के लिए विदांशा चंद जी को हम आमंत्रित करते हैं जो फिजी से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप लवांसा संगम SKM कॉलेज फिजी में हिंदी की छात्रा हैं। आप हिंदी भाषा सीखने में बहुत रुचि रखती हैं। प्रस्तुति के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका स्वागत है विदांशा चंद जी। सर्वप्रथम मैं आभासी मंच से जुड़े हुए सभी सज्जनों और विद्यार्थियों को अपने हृदय से प्रणाम निवेदित करना चाहती हूँ। मैं विधांशा चंद लंबासा संगम SKM कॉलेज फिजी से कक्षा 13 की विद्यार्थी आज आप सभी लोगों के समक्ष में कविता रहीम के दोहे के विषय में बात करने जा रही हूँ। रहीम के दोहे को अगर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे एक दोहा मैं आप सभी के समक्ष पढ़ने जा रही हूँ। दोहा कहता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, जुड़े से भी ना जुटे जुटे गांठ पड़ जाए। तो इसमें रहीम जो है वो हमें दर्शाना चाहता है और हमें बतलाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार जो हम अपने मुख से या कुछ भी निकाल देते हैं तो ये जो हमारे रिश्ते हैं इनमें जो गांठ है वो पड़ जाता है। और फिर अगर वो गांठ हम लोग बांध भी देते हैं तो वो गांठ जो है वो हमेशा हमारे रिश्ते में रह जाता है। रहीम जो एक इस्लामिक व्यक्ति था उसने अपने दोहे और कविते के जरिए हम लोगों को बहुत सी शिक्षाएं प्रदान की है, बहुत सी ऐसी बातें बतलाई है जो हमारे जीवन में हमारे नजरिया को बदल सकता है। कहते हैं कि रहीम भक्ति को भी जोड़ता है। रहीम हमें हमारे जो जीवन में कैसे हम जीवन जी सकते हैं उसके विषय पे भी बहुत सारी बातें बतलाता है। रहीम अपने जीवन के द्वारा और अपने दोहे के द्वारा भी हम सभी लोगों को बहुत प्रकार से शिक्षा प्रदान किया है। रहीम एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी किसी को दान भी देता था
तो वो अपने सिर को जो है, अपनी आंख को जो है वो झुका कर देता था, क्योंकि रहीम का कहना था कि देने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और फिर रहीम जो है वो अपने इस दोहे के द्वारा हर विद्यार्थी और हर जो लोग जो दोहे पढ़ते हैं, जो हिंदी द्वारा को जरिया बनाकर इस दोहे को पढ़ते हैं, वो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर से सीख पाते हैं। तो अंत में अगर बोलने में कुछ त्रुटियां हुई हो तो आप सभी लोग बड़े समझदार हैं, छोटी बच्ची समझ कर क्षमा करना। सभी को राम राम। आपने रहीम के दोहों का वाचन किया तथा उसके अर्थ को इतने अच्छे ढंग से हम सभी को समझाया। फिजी से विधांशा चंद जी को अपनी अभिरुचि साहित्य पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं भारत से नंदिनी जी। आप आपने अभी वर्ष 2024 में सेंट पीटर्स महाविद्यालय से हिंदी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और आप स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाना चाहती हैं। अभी आप खत्तर एयरवेज में जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य कर रही हैं। आपकी रुचि किताबें पढ़ने में है। आपका स्वागत है नंदिनी जी। भारत से हम आमंत्रित करते हैं नंदिनी जी को। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी, आप सबको मिलकर बहुत खुशी है। आज मैं कुंदन जी की सेवा सदन उपन्यास के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। प्रेमचंद की सभी रचनाएं सामाजिक सराकरों से ओतप्रोत है। आपका कैमरा सेवा सदन उनका ऐसा ही उपन्यास है जो इस साल 100 वर्ष पूरा रहा है। एक शताब्दी की लंबे अंतराल के बावजूद यह आज भी इसलिए प्रासंगिक है। उनके नेटवर्क में शायद दिक्कत है नंदिनी जी के। जी, नारी जीवन की समस्याओं के हाँ, साथ साथ नंदिनी धर्म जी, आप जागृति। अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, लगा सकते हैं वीडियो को। साथ ही इसमें मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्याओं को भी मैं सोचती हूँ कि हाँ नंदिनी जी, मैं सोचती हूँ कि हम अगले वक्ता को तब तक लेते हैं जब तक कि नंदिनी जी के नेटवर्क की जो समस्या है वह हल हो जाए, क्योंकि आवाज स्पष्ट नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कह रही हैं। तो उन्हें थोड़ा समय देते हैं, तब तक आप अगले वक्ता को आमंत्रित करें प्रकाश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम असद खान जी को आमंत्रित करते हैं जो रियाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दारुल सलाम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल रियाद में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको शिक्षण के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों का लंबा अनुभव है। आपका अध्यापन आपका शौक है। आप हिंदी साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। आपका स्वागत है असद खान जी। नमस्कार महोदया, डॉक्टर माधुरी रामधारी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस।
माननीय डॉक्टर शुभाकर मिश्र जी, माननीय श्री अनूप भार्गव जी, संस्थापक हिंदी प्यार से, श्री प्रकाश वीर जी, युवा सहायक संपादक विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, तथा चर्चा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी एवं मेरे विद्वान मित्रों, मैं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिसने आज की जो दुखती नस है उसको पकड़ने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य में अभिरुचि या साहित्य में अभिरुचि एक ऐसा विषय है जिस विषय पर यदि चर्चा वर्तमान संदर्भों में न की जाए तो समाज किस दिशा में जाएगा, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो विषय का चयन किया गया, निश्चित रूप से वो समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हिंदी साहित्य में अभिरुचि, इस विषय पर आने से पहले मैं थोड़ा साहित्य के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। साहित्य का अभिप्राय होता है जिसमें सबका हित हो। साहित्य वह वांग्मय है जो मानव को मानव की श्रेणी में खड़ा करता है, और यदि साहित्य इस श्रेणी में खरा उतरता है तो सही साहित्य है। यूं तो साहित्य कई प्रकार के आज हमारे समाज में प्रचलित हैं, लेकिन जो साहित्य सिर्फ हमारे हृदय पक्ष और जो हमारा जिसे कला पक्ष, इन दोनों में समन्वय करने में असमर्थ होता है, वो साहित्य साहित्य नहीं है। तो साहित्य वही सच्चा साहित्य है जो हमारे अंदर मानवीय मूल्यों को स्थापित करता है। सच्चा साहित्य वही है जिसका हमारे छायावादी प्रतिनिधि जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामिनी में कहा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी भूल, मिलेंगे वे जाकर रसीद आहा सुख है उनकी धूल। वर्तमान मानवता में किस तरह से आज हमारी शक्ति है उसका बिखराव है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विपुल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उनका करे समत, विजयनी मानवता बन जाए। कामिनी जो है विश्व मानवता का महाकाव्य है। श्रद्धा ईड़ा मनु के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आज जो हमारी भौतिकवादी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा किस तरह से साहित्यिक अभिरुचि ना होने के कारण उस ऊर्जा जो है वो विनाशकारी कार्यों में उसका उपयोग हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमें अपने अंदर इस साहित्यिक दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। साहित्यिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होगा, इसके लिए हमें ऐसी संगोष्ठियों की आवश्यकता है। विद्यालयों में बच्चों को जो महान हमारे कवि हैं, रचनाकार हैं, उपन्यासकार, लेखक, उनकी रचनाओं से उन्हें उनका साक्षात्कार कराना है, उनको प्रेरित करना है। हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था हो ताकि छात्र महान कलाकारों की, महान जो हमारे साहित्यकार हैं, भारत के ही साहित्यकार, हिंदी भाषा के ही साहित्यकार नहीं, क्योंकि साहित्य तो वो मर्म है जो हम सब को नियंत्रित करता है। साहित्य, मेरा अपना विचार है, साहित्य किसी एक दर्शन की व्याख्या नहीं। साहित्य तो एक विचारधारा का सोर्स है। इसके अंदर विचारधाराएं पैदा होती हैं। यदि हम माने संसार में जितने भी आज विषय हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, वो सब नदियां हैं। साहित्य जो है समुद्र है। जितनी नदियां समुद्र में गिरती हैं, तो साहित्य का अभिरुचि निश्चित रूप से हम सबको एक जो है नया जीवन, एक आनंदित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यूं तो संसार में दो प्रकार के मानव हैं। एक पर्वत मार्ग को धारण करते हैं सुख और शांति की प्राप्त करने के लिए, जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। इसको कामिनी में जयशंकर प्रसाद ने कहा है
अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्त विकास करेगा, यह संसार स्वांत भीषण है, अपना नाश करेगा। दूसरे प्रकार के जीवन, जो भौतिक जीवन है, वो निर्वत मार्ग है। वो उनका उद्देश्य होता है खाओ पियो ऐश करो, यही जीवन है। तुच्छ नहीं अपना सुख भी, वह भी तो सब कुछ है। 2 दिन के इस जीवन का वही चरम सब कुछ है। निश्चित रूप से दो धाराएं चल रही हैं। इन दो धाराओं के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, एक सच्ची साहित्य की अवरुचि रखने वाला व्यक्ति ही फिर हमारा ज्ञान विज्ञान, निश्चित रूप से जो हमारी तर्क शक्ति है, उसमें एक समन्वय होगा और उसका हम सदुपयोग करेंगे और पूरे संसार के अंदर एक सच्चा जो आनंद है उसकी अनुभूति होगी। हम जो कुछ भी करते हैं आनंद की प्राप्त करने के लिए कहते हैं, उसकी परिणति यही होती है। तो साहित्यिक अभिरुचि निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है, एक ऐसा व्यापक विषय है जिसको हम बहुत कम शब्दों के अंदर इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये तो हमारी नैसर्गिक भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति को हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चों में होगी, हम लोग जो पढ़ते थे, हमारा एक जमाना था नैतिक शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी। आज नैतिक शिक्षा के न होने से हमारा ज्ञान, चाहे हमारा विज्ञान हो और दूसरे हमारे विषय हैं, वो सिर्फ जो है उसने हमारे समय को ऐसा नष्ट कर दिया है कि आज हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, लिखने में मन नहीं लगता। आज की जो सूचना क्रांति है, इसने साहित्यिक अभिरुचि ना होने के कारण हमारी जितनी भी ऊर्जा है, चूंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर, और यह ऊर्जा आज जो है एक तरफ हो गई है। साहित्यिक अभिरुचि न होने के कारण हमारे जीवन में असंतुलन आ गया है। तो जीवन में संतुलन लाने के लिए हमारी बहुत से महान हैं। हम भक्ति साहित्य को देखें, कबीर की रचनाओं को देखें। जब भी हमारी जो है बच्ची ने जो है निश्चित रूप से भक्तकालीन उस जो है कवि पर अपना प्रकाश डाला, तो निश्चित रूप इन रचनाओं के अंदर वो मर्म है, और उस मर्म को हम अगर पहचानेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो है जीवन के अंदर खुशियां आएंगी और हमारा समाज जो है एक इस जो है स्थायी समाज होगा। आज जो समाज जो है देखने में स्थायी लगता है, लेकिन उस समाज के अगर अंदर देखें, उसका हृदय पक्ष जो है बिल्कुल शिथिल है। और जब हृदय पक्ष ही शिथिल है, जैसे कहते हैं आत्मा जब मर जाए तो शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं था। तो साहित्यिक एवरेज का संबंध हमारी आत्मा से है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में समन्वय हो तो निश्चित रूप से ये साहित्यिक अभिरुचि एक बहुत जबरदस्त विषय है। आज मैं इतना आनंदित हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और जितने हमारे जो डॉक्टर माधुरी तथा अन्य जो इस व्यवस्था में जुड़े हैं, जिन्होंने ये अवसर दिया, निश्चित रूप से, और ये गोष्ठी, ये चर्चाएं बार बार होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। क्योंकि कबीर ने भी कहा था कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी है वो नूर, वही प्रकाश पुंज। इस प्रकाश पुंज जो आज जिसकी हम तलाश में है, जिसकी खोज में है, जिस साहित्यिक अभिरुचि, और हम अपने विद्यालयों में, पुस्तकालयों में हम कविता वाचन करके अलग अलग क्लब, जैसे कि हमारे विद्यालय में क्लब है, साहित्यिक क्लब बनाएं, उसमें हम कविता पाठ कराएं, उसमें हम लेखन कराएं महान रचनाओं की, और जो हमारे कवि हैं उनके बारे में परिचय कराएं। फिर उसके बाद में उन्हें प्रतियोगी उनकी परीक्षाएं हो, कंपटीशंस हो, आपस में उन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि निराशा इस जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। साहित्य हमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। साहित्यिक अभिरुचि ऐसी है जो मनुष्य को असली जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो निश्चित रूप से ये एक विषय हम सब के लिए अत्यंत जो है प्रफुल्लित करने वाला है। मैं इस मंच पर मुझे जो बोलने का जो अवसर दिया गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली विशेष रूप से डॉक्टर माथुरी तथा जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सूचना परक वक्तव्य के लिए रियाद से असद खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या समाप्त होने के बाद अभी अभी नंदिनी जी जुड़ी हैं,
तो मैं उनको पुनः आमंत्रित करता हूं अपने वक्तव्य भाषण के लिए। भारत से नंदिनी जी, आप आमंत्रित हैं। मैडम आपका माइक माइक अब सुन सकते हैं? जी मैडम जी। हेलो सर। जी हम सुन सकते जी हैं, हाँ आप मैडम। बोलिए। यस बेटा, यस। धन्यवाद। केरल में बारिश बहुत हो रही है अब, इसलिए रेंज का इश्यूज कभी कभी होता है। नमस्ते, मेरा नाम नमस्ते। नंदिनी। आज मैं प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मुझे इस संसद में सबको धन्यवाद। प्रेम सब जाए हमारे सरदारों से ओत है। सेवा सदन उन उपन्यास जो इस साल 100 वर्ष पूर्ण रहा है। एक शताब्दी के लंबे अंतराल के बावजूद यह आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसकी नायिका का जीवन नारी जीवन की समस्याओं के साथ पांगट, दोहरे चरित्र और समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, बेमेल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करता नजर आता है। साथ ही इसमें वेश्या जीवन और मध्यम वर्ग की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को भी प्रमुखता के साथ चित्रित किया है। हालांकि यह एक आम जीवन की कहानी है जिसमें उपन्यास की नायिका सुमन के जीवन की अहम घटनाओं के अंतर्गत नारी की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। यह कहानी है एक ईमानदार थानेदार कृष्णचंद्र की, जो अपनी कम आमदनी के बावजूद ईमानदारी से जीवन बसर बसर कर रहा है। उसकी दो बेटियां सुमन और शांता है, जिनके विवाह के लिए कृष्णचंद्र दहेज देने के लिए धन जुटाना के विवेश होता है और रिश्वत लेने का अपराध करता है। मगर जल्द ही उसका रिश्वत का भेद खुल जाता है और उसे जेल हो जाती है। संकट के हालात में सुमन का विवाह एक विदुर व्यक्ति गजाधर से कर दिया जाता है। मगर बेमेल विवाह और गरीबी से त्रस्त पति पत्नी के बीच मन मुटाव शुरू हो जाते हैं और एक रात सुमन पर दुराचार का आरोप लगाकर उसका पति उसे घर से निकल देता है। अकेलापन, अपमान, तिरस्कार और विवशता में सुमन अपने कस्बे से वेश्या भोली के शरण लेती है और आगे चलकर हालात ऐसे बनते हैं कि वह खुद वेश्या बन जाती है। उसका पिता सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाने के गम में आत्महत्या कर लेता है। प्रेमचंद ने जहां इसमें एक बेबस पिता और ईमानदार धनेदार के लाचारी को चित्रित किया है, वही सुमन वहीं सुमन की विधवा आश्रम में ठहरने और स्वयं का जीवन समाप्त कर लेने जैसी घटनाओं के जरिए स्त्री जीवन की लाचारी को भी बड़े मार्मिक अंदाज में चित्रित किया गया है। इस उपन्यास की खासियत है कि इसमें उन्होंने एक वेश्या के जीवन की वास्तविकता को न सिर्फ अकेरा है बल्कि उसे एक प्रेरणा के तौर पर भी सामने रखा है। प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत धनपत राय के नाम से उर्दू उपन्यास से की। बाजारे हुस्न उसका उर्दू में लिखा उपन्यास है जिसे बाद में उन्होंने सेवा सदन के नाम से हिंदी में भी प्रकाशित कराया। प्रेमचंद ने अपने लेखनी से समाज के वर्ण और शक्तिशाली वर्ग पर भी कटाक्ष किए। और सेवा सदन में धर्म के ठेकेदारों को बेनकाब करते हुए लिखते हैं। आज तो अड्डा है। इस
सागर में शायद तकनीकी समस्या के कारण नंद जी ने लोगों को निभाना उनका काम। जड़ाई लंबी लंबी दाढ़ी को लोगों को दो प्राचीन इस बने की यह खासियत है कि वह उसके माध्यम से सिर्फ सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों से ही रूबरू नहीं करते कराते बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। आपने प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हम आपको ठीक से सुन नहीं पाए। फिर भी इसके लिए भारत से जुड़ी नंदिनी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्तव्य भाषण के लिए प्रिया प्रतिका प्रसाद जी को आमंत्रित करते हैं, जो फिजी से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप लवांसा संगम एसकेएम कॉलेज फिजी में हिंदी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। आप फिजी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, प्रिया प्रतिका प्रसाद जी। सभी को नमस्ते। मैं आज आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं इस इतनी बड़े जो संस्था में जुड़ सकी। तो आज की जो विषय है जो साहित्य पर, मेरे ख्याल से जो साहित्य है ये हमारे समाज या मनुष्य को एक दर्पण, मनुष्य के लिए दर्पण है। क्योंकि जो साहित्य साहित्य से हम सीखते हैं या साहित्य में जो कुछ है जैसे लिखा गया है वो हमारे समाज और मनुष्य से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। जैसे हम कहेंगे कि बहुत सारी शिक्षाएं हमें ये साहित्य द्वारा ही मिलती है। अगर हम देखें, जैसे हम सेवा सदन देख लें, तो अगर हम वहाँ प्रेमचंद जी ने कई सारी विषयों को उसमें डाला है। उसमें ये कह कर उसमें उन्होंने इतना ज्यादा प्रकाश डाला है कि स्त्रियों को किस तरह बहुत सारी शिक्षा पर है। इसी तरह उसमें जो नायिका है सुमन जी, सुमन की जो चरित्र है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमें दिखावे की जिंदगी नहीं बल्कि हमें अपनी शिक्षा, हमें इतना शिक्षित रहना चाहिए कि हम समझ सके कि हम अगर एक कदम उठाएं तो हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसी तरह जैसे राकेश जी ने हमें आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसके द्वारा भी दिखाया, उन्होंने भी यह दिखाने की कोशिश की है कि जीवन की सच्चाई को हमें अपनाना चाहिए। जिस तरह मल्लिका कालिदास के साथ हमेशा देती है, मगर कालिदास वहां पर थोड़ा ज्यादा अपने विषय में सोचकर और उस मल्लिका के विषय में भूल जाता है और वहां अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो इस तरह वो मल्लिका वहीं की वहीं रह जाती है। तो जीवन की हर एक सच्चाई हमारे जो साहित्य है वो हमें दिखलाती है। और कविताएं, जो हमारे कवि है वो हमें बहुत सी मार्मिक शिक्षाएं देते हैं। जीवन की हर एक मोड़ की शिक्षाएं शायद हम इस साहित्य से ही सीखते हैं। जैसे अगर हम देख लें, जो गोस्वामी तुलसीदास जी है, उन्होंने रामचरित्र इसलिए लिखा है ताकि लोग यहाँ पढ़े, इस ग्रंथ को समझे और अपने जीवन में उसी को उतारे। इस तरह कि आप वो मानव समाज को सुधारना चाहते हैं। उनकी यह चेष्टा थी कि वो समाज सुधारे। जैसे सूरदास जी ने हमारे जो कृष्ण लीलाओं को उन्होंने
कृष्ण लीलाओं के विषय पर उन्होंने जो कविता लिखी है वो दिखलाना चाहते हैं कि प्रेम से हम भगवान से हमारा जो संबंध है, किस तरह से मनुष्य और एक परमात्मा और आत्मा की जो संबंध है, किस तरह की प्रेम है, वो किस तरह से हम जुड़ते हैं। और इसी तरह कितनी कवियों ने या कई कवि देश प्रेम, बलिदान, स्त्रियों की दुर्दशा, बहुत सारी ऐसी जो विषयों पर उन्होंने बल दिया है। और आज के समाज में शायद इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है शायद इससे बहुत दूर जा चुकी है। धीरे धीरे ये हमारे जो समाज में शिक्षा है, जो हम पहले सीखते थे, हमारे नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य है, ये अब धीरे धीरे समाज से निकलती जा रही है। तो साहित्य एक ऐसा जो हम कह सकते हैं एक जरिया है जिससे हम लोगों में अभी ये डाल सकते हैं, उनमें अच्छाई लेकर लेकर आ सकते हैं, उनमें मानवता लेकर आ सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाना चाहिए, किस तरह से हम अपने जीवन एक समाज या एक देश में व्यतीत करते हैं, किस तरह हम अपने से बड़ों से पेश आते हैं, किस तरह, ये सब कुछ जो हमारे साहित्य के द्वारा ही हमें मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि शायद साहित्य ही मानव का एक आनंद की स्रोत है। शायद वो जिस तरह हम अगर उनको उसको पढ़ते हैं, हम उससे हमें उससे बहुत सारी ज्ञान मिलती है, हम उससे पढ़ने में रुचि रखते हैं। जिस तरह हम देखते हैं वो रहीम दास जी ने इस तरह लिखा है कि वो कहता है कि हमारे जो मानव जीवन को, उन्होंने मानव जीवन की जो सारी सच्चाई है वो कहता है कि यहाँ पर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी दिल से करनी चाहिए। जो कुछ है, हमारा जो व्यवहार है, किस तरह के हम एक दूसरे से साथ व्यवहार करते हैं, मानव जीवन की सारी सच्चाई वो हमें साहित्य में ही मिलती है। जैसा कबीरदास जी ने, उन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी है, जिसमें कुछ उन्होंने निर्गुण वास के विषय पर किया, कुछ उन्होंने सगुण विषय पर किया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि साहित्य ही जो लोगों को शायद उनका कर्तव्य याद दिला सके, उनको ये याद दिला सके कि हमें आगे जीवन में क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज के समाज में शायद ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसके प्रति अभिरुचि हमें खुद जगाना होगा। हमारे समाज में हमें ये सब लाना जरूरी है। जैसे हम यहाँ फीजी में अगर हम देखें तो बच्चों को हम लोग जो वर्ष 9 के यानी ईयर 9 से बच्चों को हम लोग सिखाते हैं एक 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 कहानी, अगर कहानी है तो उससे क्या शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में किस तरह हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम बढ़ाते रहे, इस तरह हमारी कोशिश जारी रहेगी, तो जरूर मैं ये कहती हूँ कि ये हमारी जो साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए फिजी से प्रिया प्रतिका प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं केरल भारत से प्रोफेसर सिंधु जी को। आप सेंट पीटर्स कॉलेज केरल भारत में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको दक्षिण अफ्रीका, भोपाल तथा फिजी में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। महाविद्यालय की ओर से आयोजित वेबिनारों, संगोष्ठियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में संचालिका की भूमिका में कार्य किया है। आपके लेख कई विश्व प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप केरल के हिंदी साहित्य मंडल और विकल्प की सदस्य हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। प्रोफेसर सिंधु जी। जी, विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 16 में आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों, प्रिय छात्रों
और प्रतिभागी मित्रों का मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर सिंधु टीआई भारत से हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय से जुड़े रहने का अवसर महासचिव माधुरी रामधारी जी ने दिया। इसके लिए सेंट पीटर्स महाविद्यालय कॉलेजेरी की तरफ से और अपनी तरफ से आभार। साथ ही इस प्रकार का आभासी कार्यक्रम चलाने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय का अभिनंदन भी करती हूँ। सेंट पीटर्स महाविद्यालय में 25 साल पहले सन 1999 में हिंदी विभाग की शुरुआत हुई थी। 2024 विभाग की रजत जयंती का साल है। केरल में हिंदी भाषा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। पिछले 10-15 सालों से बड़ी संख्या से भारत के कई दूसरे इलाकों से बहुत सारे युवा काम की खोज में केरल आ रहे हैं। उन लोगों से केरल के लोग हिंदी में बात कर सकते हैं और दूसरे इलाकों से आए हिंदी भाषी युवा पीढ़ी मलयालम में भी बात करती है। आपसी व्यवहार के लिए भाषा केरल वासियों के लिए अभी दुष्कर नहीं है। उसका एक कारण शायद यही होगा कि केरल के लोग हिंदी भाषा से प्यार करते हैं। अभी जिस हिंदी भाषा का प्रचार केरल में हो रहा है वह शिक्षित लोगों की हिंदी भाषा नहीं है। जब सुशिक्षित लोग आएंगे तभी उच्च स्तर की भाषा का प्रचार संभव होता है। आशा करते हैं कि आज की स्थिति बदल जाएगी। बताने का कारण यह भी है कि हमारे विभाग द्वारा दिसंबर में एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी चलाने की योजना तैयार की गई है। आशाजनक बात यह है कि भारत के कई इलाकों से विशेषतः बिहार, बनारस, दिल्ली, रांची, पूर्वोत्तर भारत, हैदराबाद और महाराष्ट्र से बहुत सारे प्राध्यापक बंधुओं और शोध छात्रों ने संगोष्ठी में भाग लेने की सहमति दी है। उन्होंने बताया कि उसके लिए अभी टिकट भी बुक किया है। इससे ये सूचना मिलती है कि केरल में बोली जाने वाली हिंदी भाषा आगामी भविष्य में उच्च स्तर की हिंदी होगी। हमारे महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। हम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुगमन करते हैं। पाठ्यक्रम तैयार करने में सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस साल प्रथम साल के छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। हमारे महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर हिंदी का अध्यापन होता है। हिंदी मुख्य विषय के रूप में और दूसरी भाषा के रूप में भी पढ़ाई जाती है। चाहे हमारी मातृभाषा मलयालम हो, हिंदी भारत की भाषा होने के कारण हम अपने को हिंदी भाषी के तौर पर भी देखते हैं। हिंदी भाषा पर हम गर्व करते हैं। भाषा सही ढंग से बोलने की कोशिश करते हैं। भारत के दूसरे इलाकों को देखने, समझने, वहां की संस्कृति से परिचय पाने और हिंदी भाषा की वृद्धि करने हेतु महाविद्यालय से 16 छात्रों का एक संघ 5 साल पहले वाराणसी गए थे। उस यात्रा से ऊर्जा पाकर इस साल फरवरी में भी स्नातक स्तर के छात्रों ने आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी की यात्रा की और रांची से होकर वापस आए। हिंदी इलाकों से यात्रा करने से छात्रों में हिंदी सीखने के शुरुआती दिनों में ही अच्छी हिंदी बोलने का अभ्यास मिलता है। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। एक और बात विशेष उल्लेखनीय है कि अभी हमारे महाविद्यालय से जो छात्रा नंदिनी जुड़ गई थी, उसकी मातृभाषा तमिल है। उसके घर के पास ही एक बड़ा महाविद्यालय है, वह स्नातक स्तर पर हिंदी नहीं है। उसने 20 किलोमीटर की यात्रा कर हमारे महाविद्यालय में हिंदी पढ़ने के लिए आई थी। पढ़ाई पूरे होते ही उसको कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी मिल गई है। पिछले साल हमने 2 हिंदी भाषी प्राध्यापक बंधुओं को मलयालम भाषा सीखना
सिखाना शुरू किया था। फिलहाल एक तमिल भाषी प्राध्यापिका ने हमसे हिंदी सीखने की रुचि प्रकट की थी। हमने उसे सहर्ष स्वीकार किया है और हिंदी सिखाने का वादा भी किया है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापक बिंदुओं के सहयोग से कोविड तालाबंदी के समय हमारे हिंदी विभाग द्वारा 24 वेबिनार आयोजित किया गया था। उसके बाद भी विभाग द्वारा वेबिनार और सेमिनार चलाए गए। हमारे विभाग के छात्र ही नहीं, पूरे भारत के छात्र, शोध छात्र और प्राध्यापक बिंदु इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे हम अपने महाविद्यालय के कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में प्रयत्नरत है। आगे भी विश्व हिंदी सचिवालय के सभी कार्यक्रमों में सहयोग देने का वादा करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इस सूचना परख ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए भारत से प्रोफेसर सिंधु जी को हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्षीय भाषण से पहले हम 5 मिनट का परिचर्चा सत्र करेंगे। परिचर्चा सत्र के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को आमंत्रित करता हूं। जी धन्यवाद प्रकाश। परिचर्चा सत्र में वास्तव में इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हम सब ने सऊदी अरेबिया से मोहम्मद नादिर नबील जी को और फिर उसके उपरांत उनके हिंदी शिक्षक श्री असाद खान जी को सुना था। मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर नरेश मिश्र जी, जो हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि सऊदी अरेबिया से जो प्रस्तुतियां हुई थी छात्रा और शिक्षक की ओर से, उस पर वे अपनी टिप्पणी या विचार या फिर प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रोफेसर नरेश मिश्र जी। धन्यवाद जी। मैं कुछ शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा। आपने अवसर दिया है, ये सौभाग्य है। सबसे बड़ी चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, रुचि होना स्वाभाविक है। लेकिन आपने जो ये विषय रखा है अभिरुचि, और इसको विकसित करना, उसके लिए सतत चल रही है। यही मेरे विचार से मनुष्य का ही नहीं, भाषा साहित्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है कि जब व्यक्ति में रुचि हो और उसको अभिरुचि में बदलना हो तो सबसे पहले बोलना यानी सुनना सीखे, यानी सुनने के लिए अवसर दीजिए, उसके बाद उसको कुछ बोलने के लिए अवसर दीजिए। जब बोलेगा तो लिखेगा भी, क्योंकि अभिरुचि जगने शुरू हो गई, और जब अभिरुचि जग गई तो अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास में अभिरुचि विकसित होती चली जाएगी, और ये आपका कार्यक्रम अभ्यास करा रहा है। मैं उसी संदर्भ से जुड़ता हूं कि सऊदी अरब के शिक्षक महोदय और छात्रा भी उपस्थित, और उसने अपनी प्रस्तुति दी। ये सबसे बड़ा युगल सबसे अच्छा लगा कि एक और शिष्य है, शिष्या, तो दूसरी ओर शिक्षक भी है। दोनों किस तरह से जीवन जीते हैं, एक शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है जो अभ्यासी है, और दूसरा अभ्यास कर रही या कर रहा है जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी है। तो मैं उस शिक्षार्थी को, जिसने महादेवी वर्मा के गिल्लू संस्मरण को लेकर, या कहानी कह लीजिए लेकर के, क्योंकि उन्होंने ऐसी 4 पुस्तकें लिखी महादेवी जी ने जिसमें संस्मरणात्मक कहानी है या संस्मरण है, और उनमें जो चित्रण किया और उसने जो उच्चारण किया, मुझे बहुत संतुष्टि है कि अपने शिक्षक के सामने और विश्व मंच पर आ करके उसने बहुत सुंदर रूप में मानव और जानवर दोनों की निकटता को दिखा दिया कि आत्मा और परमात्मा तो हर प्राणी में है। यही कह रही है
कि मानवीयता यदि होगी तो मानव हर प्राणी से प्रेम करेगा, सानिध्य पाएगा, उसको गतिशील बनाने के लिए प्रयास करेगा। महादेवी ने यही उस संस्मरण में दिया है, जिसको उसने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये प्रस्तुतिकरण इतनी सुंदर लगी मुझे, एक विषय, एक जीवन से जुड़ा संस्मरण, दूसरे उच्चारण भी उसका अच्छा अनुकूल रहा। अब मैं थोड़ा सा अन्य संदर्भ में जोड़ता हुआ कहूंगा कि एक उत्तमोत्तम जब हो जाता है तो प्रतीक्षा होती है कि दुनिया क्यों नहीं उत्तमोत्तम हो जाती है। तो उसके लिए यह है कि कोई भी भाषा हो, सबसे पहले अभिरुचि होनी है, अभिरुचि जगानी है। लेकिन उस अभिरुचि में एक दो पॉइंट हैं, एक दो केंद्र बिंदु हैं जिसको अपनाना होगा। पहली बात कि प्रारंभिक चिंतन में छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाए, बड़े वाक्य न लें, नहीं तो तीन बातें सामने आएगी। पहली ये कि बीच में गलत स्थान पर सांस टूटेगी, सांस फूलेगी और अर्थ अभिव्यक्ति या प्रभाव गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि हम शिक्षण प्रक्रिया में चल रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षण पा रहे हैं, तो हमें शुरू प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे वाक्यों को बोलना चाहिए। हम आए, अब थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे और फिर चले जाएंगे। यानी छोटे छोटे वाक्य और धीरे धीरे उच्चारण, बहुत प्रयास किया गया है। मैं इस संस्था को, इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि प्रेरक रूप में शिक्षक और जो प्रेरित होने वाले गतिशील साहित्यकार और भाषा के अनुभवी विद्यार्थी बनेंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। प्रोफेसर नरेश मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हिंदी शिक्षक और हिंदी छात्र निश्चित रूप से साथ साथ चलेंगे और हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की वृद्धि भी होती रहेगी। आपका हार्दिक आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आरती पाठक जी को। आप विश्व हिंदी परिषद की सदस्य हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में कालिंदी महाविश्वविद्यालय में भी प्राध्यापिका हैं। डॉक्टर आरती पाठक जी, हम आपको सुनते हैं। सरस्वती श्रुति महती महियताम। मेरी आवाज आ रही है? जी। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, प्रोटोकॉल छोड़ दें आरती जी, हाँ प्रोटोकॉल आप छोड़ दें, मात्र अपने विचार दें। मंचस्थ सभी सम्मानित व्यक्तियों को मैं अपना सादर अभिवादन प्रस्तुत करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ माधुरी जी का। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में फीजी से हमारे बीच बनी है विदांसा चंद जी और उनकी शिक्षिका रही प्रिया पर्तिका प्रसाद जी को। प्रिया जी को जब मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो साहित्य के उन हमारे महनीय विद्वानों को, महनीय कवियों का उल्लेख कर रही थी, जिसकी परंपरा से भारत की संस्कृति और जो सभ्यता है पूरे विश्व में अंकित है। उन्होंने कबीर का नाम लिया, उन्होंने रहीम का नाम लिया, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की बात कही और सबसे मुख्य जो बात उन्होंने कही वो कही कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए कोड हो गया है, लेकिन जो भी मैंने उनको सुना, उनको सुनते समय उनकी जो साहित्यिक अभिरुचि है उससे मुझे एक ही बात का बिंब हुआ, आभान हुआ कि साहित्य जो है वो विरेचन का काम करता है। जब एक शिक्षिका इस तरीके की बड़ी मानसिकता को लेके सोच रखती हैं तो निश्चित तौर पे उनके जो विद्यार्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। विदांशा के जब शब्द उच्चारण को मैं सुन रही थी, मुझे अति प्रसन्नता हो रही थी कि आज भारत की जो स्थिति है, शायद मंच मुझसे हो सकता है कि सहमत ना हो, लेकिन भारत में जो आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के जो नवयुवक हैं, वो हिंदी के प्रति इतनी शिद्दत नहीं रखते हैं जितनी की शिद्दत मैंने विदांशा की तरफ देखी। एक वह बच्ची जो ना हिंदी समाज में रह रही है,
न हिंदी उसकी मातृभाषा है, फिर भी उसकी जो लगन है, उसकी जो तत्परता है, उसकी जो सीखने की अभिरुचि है, हालांकि ये विषय ही हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि का है, तो उसकी जो अभिरुचि है वो इतनी अच्छी लगी मुझे कि वो उसका जो उच्चारण है, जैसा कि आदरणीय मिश्र सर ने कहा कि भाषा बोलने के लिए, साहित्य समझने के लिए, अभिरुचि पैदा करने के लिए किसी भी भाषा का प्रथम चरण है कि हम उसे सुने, सुन के हम बोलना सीखें और बोलने के बाद हम उसे लिखना और व्यवहारित करना सीखें। तो निश्चित तौर पर विधानसा एक अच्छी श्रोता है, क्योंकि अगर वह श्रोता ना होती तो अच्छी वक्ता मेरे हिसाब से वो नहीं हो पाती। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देती हूँ उनकी शिक्षिका प्रिया पर्तिका प्रसाद जी को, जो उन्हें रच रही हैं, गढ़ रही हैं और हिंदी के प्रति इतना सुंदर जो है और साहित्य का इतना अच्छा विरेचन वहां प्रस्तुत कर रही हैं। मैं मंच के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। समय का अतिरेक न करते हुए मैं अपने आप को यहीं समेटती हूँ। पुनः फिर किसी मंच पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर आरती पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रिया पर्तिका जी के विषय में जो कहा, वास्तव में हमने भी बराबर महसूस किया कि साहित्य पढ़ने पढ़ाने के प्रति उनकी मानसिकता बहुत बड़ी है, व्यापक है, और यही महत्वपूर्ण है शिक्षण की दृष्टि से। और साथ में विदांशा का जो प्रस्तुतिकरण हुआ और उनका उच्चारण, हम भी बहुत प्रभावित हुए उससे। तो छात्रा को और उनकी अध्यापिका दोनों को हम बधाई देते हैं। और फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर वेंकटेश्वर राव जी को। आपने बहुत ध्यान से सुना कि केरल में विद्यार्थिनी साहित्य पढ़ रही हैं, और वहां पर जो सेंट पीटर्स कॉलेज है वहां पर भी पढ़ाई सुचारू रूप से हो रही है। डॉक्टर सिंधु जी के माध्यम से हमने सुना। इस विषय पर कृपया आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद माधुरी मैडम। आवाज सुनाई दे रहे ना मैडम? जी जी जी। आज जो बहुत ही संदर्भानुकूल विषय आपने चुना, प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और प्रेमचंद जी के बारे में आज जितने भी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, उनके साथ साथ बहुत सारे अन्य महान प्राचीन कवियों का और रचनाकारों का भी उल्लेख किया है। आज असद खान साहब से और मिश्र जी से बहुत कुछ हमें सुनने का अवसर मिला। उसी प्रकार प्रोफेसर सिंधु जी से और नंदिनी जी से, प्रिया जी से और भी अभी आरती जी से भी बहुत अच्छा लगा। जैसे जो केरल के संदर्भ में जैसे प्रोफेसर सिंधु जी ने अपने विचार व्यक्त किए और नंदिनी जी भी बहुत कुछ कहा है। तो केरल वैसे विशेष रूप से दक्षिण भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसा आप सब जानते हैं, जो उसे एक भूतल स्वर्ग भी कहा जाता है। तो वहाँ खासकर जो जहाँ तक हिंदी का संदर्भ है, और दक्षिण भारत में केरल के लगभग अपनी जो शिक्षा नीति के अनुसार भी वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है और बहुत सारे जो हिंदी सीखने के लिए आगे आते हैं। और उनमें जो केरल में बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जिनको जो बहुत सारे पुरस्कार भी साहित्य अकादमी से हो या बहुत सारे इस प्रकार के बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जैसे जो उनके हिंदी महाविद्यालय के बारे में सिंधु मैडम ने जो कहा था, उनके जो प्रयास हमने सुना है और जिस प्रकार जो शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को दूसरी जगह भी ले जाकर जो पर्यटन में ले जाना और शिक्षा पर्यटन में उन्हें भाग लेने का अवसर देना, उससे उनका जो ज्ञान का स्तर विस्तृत हो जाता है और उन्हें विविध क्षेत्रों में जिस प्रकार जो साहित्य की पढ़ाई होती है, जिस प्रकार वहाँ उनके क्षेत्रों में जिस प्रकार की रचनाएं होती हैं, रचनाकार होते हैं, जो साहित्य का ज्ञान अर्जन करने में उनके प्रयास सचमुच सराहनीय है। और नंदिनी की बात तो हमने जो ध्यान से, मतलब जो बिकॉज ऑफ थोड़ा इंटरप्शन की वजह से ध्यान से नहीं सुन पाया, फिर भी उन्होंने भी बहुत कुछ प्रयास किया जो प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में कहने के लिए। जो प्रेमचंद जैसे हम जानते हैं, जो उनकी जो सभी रचनाएं जो समाज सुधारक होती हैं और शोषक और शोषित
वर्ग के बीच में जो तकलीफें झेले गए हैं उसके बारे में उनकी रचनाएं हमें बहुत कुछ जानने के लिए अवसर मिलता है। आज जैसे जो नंदिनी जी के जो विचार रहे और खासकर सिंधु मैडम के, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है जो अपने जो महाविद्यालय में हिंदी को आगे ले जाने में, हिंदी पढ़ाने में जिस प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं, विशेषकर जो हिंदीतर क्षेत्र में हिंदी शिक्षालय में विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए यदि आकर्षक उपाय अपनाने पर ही अन्य जो फैकल्टी जो होते हैं, जिस प्रकार जो इतिहास हिस्ट्री होता है, नहीं तो कोई साइंस होता है या कोई विधि क्षेत्र होता है, उनसे भी अगर हिंदी के क्षेत्र में आजकल अगर विद्यार्थियों को आकर्षित करना हो तो अपने जो पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा रहना चाहिए और रोजगार अवसर प्रदान होने मिलने चाहिए और उनको लगे कि हिंदी साहित्य पढ़ने से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं और इसका योगदान शिक्षालय ही कर सकते हैं और शिक्षालय ही विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे अपने जो स्तरीय विद्या से। और केरला में अगर कहें तो जो बहुत सारे जो हम साहित्यकारों को सुनते रहते हैं, तंकमणि अम्मा जी भी इस उम्र में भी वो इतने जो सक्रिय रहती हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में, और अजय कुमार जी के जो अनुवाद के क्षेत्र में बहुत कुछ काम उन्होंने किया है। तो इस प्रकार केरला का अगर जहाँ तक जो हम जो दक्षिण भारत में कहें, हिंदी के प्रति उनकी रुचि सचमुच तारीफ काबिल है और सब हिंदी के प्रति वो मतलब अपनी भाषा हिंदी नहीं है उस प्रकार की सोच केरल में नहीं। और बहुत सारे जो ऐसे जो केरल के हमने जो नागरिकों को देखा है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों में पहुंच जाते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में भी जो हिंदी ऑफिसर के अगर नंबर अगर आजकल हम गिने तो केरल के हर राज्य में जो हिंदी अधिकारी मिल जाते हैं केरल मातृभाषा के, और अच्छे जो काम भी जो बहुत ही सक्रिय रूप से वो काम करते हैं और बहुत सारे अपनी संस्थाओं के लिए नाम भी वो लोग हासिल करते हैं, लेकर आते हैं। तो आज जो केरल के संदर्भ में विशेष रूप से इस प्रकार की अच्छी बातें सुनने का अवसर मिला। और वैसे जो प्रिया जी की तारीफ तो मिश्र जी ने की और अपने जो आरती जी ने भी की है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी जो प्रेमचंद्र की रचनाओं के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया और कई सारी रचनाओं का उन्होंने जिक्र किया। और उसी प्रकार आज जो खान साहब का तो हमने बहुत कुछ सुना है, साहित्य जो किस प्रकार जीवन में सहायक होता है और साहित्य के बिना हमारे जो सामाजिक जीवन ही संभव नहीं होता, अस्तित्व संभव नहीं होता, और जो भी संस्कृति होती है साहित्य से ही विकसित होती है। तो उन्होंने बहुत कुछ उदाहरण जो दोहे का भी, रहीम जी का भी, जो भी बहुत अच्छा लगा सुनने में। और उसी प्रकार सभी जो प्रोफेसर्स के और सभी विद्यार्थियों के जो वक्तव्य तो बहुत ही अच्छा लगा। मैडम आपने मुझे अवसर दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो आपकी श्रृंखला जारी होती रहे और हम भी अपना ज्ञानार्जन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार। डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी के प्रति हम आभारी हैं। आपने सही कहा कि सोच से ही भारी परिवर्तन होता है। केरल में हिंदी पढ़ाने वाले या हिंदी सीखने वाले विद्यार्थी भी नहीं इस प्रकार से नहीं सोचते कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है। उनकी मातृभाषा भले तमिल हो या कुछ और हो, परंतु उदारता पूर्वक और प्रेम पूर्वक वे हिंदी पढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपका बहुत आभार। अब हम अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश से मैं अनुरोध करती हूँ कि अध्यक्ष महोदया जी का परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित किया जाए। परिचर्चा सत्र में भाग लेने के लिए सभी विद्वज्जनों का कोटि से धन्यवाद। अब हम अध्यक्ष जी को आमंत्रित करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर शांति नायर जी, जो भारत से हमारे बीच जुड़ी हैं। आप श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय केरल भारत में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपको अध्यापन का 30 वर्षों का लंबा अनुभव है। आपकी 3 पुस्तकें
लगभग 88 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने विषय विशेषज्ञ के रूप में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। आपने विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्षा का कार्यभार भी संभाला है। आप त्रिस्तरीय पत्रिकाओं के संपादक मंडल में सदस्य, विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज सदस्य तथा अकादमिक काउंसिल की सदस्य रही हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर शांति नायर जी को हम आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है महोदया। धन्यवाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम जी। धन्यवाद। सबसे पहले इस आभासी मंच पर उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों और प्रतिभागियों, आपको सस्नेह नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माधुरी रामधारी जी को और अन्य सदस्यों को जिन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद आदरणीय तंकमणि अम्मा जी को जिन्होंने की मेरा नाम इस संदर्भ में आप लोगों से सुझाया है। साथियों, मैंने बड़े हर्ष और आशा से भरकर आज आप सभी की बात को सुना, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन और इतिहास के निर्माण में इस मंच की जो भूमिका है वह मुझे लगता है किंचित भी कम नहीं होगी। यह मंच उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके प्रति मैं इतने समय में ही बहुत ही आशावान महसूस कर रही हूँ। भाषा जो है, भाषा समाज का उत्पाद्य है और इसी कारण सामाजिक संदर्भ में भाषा का कोई भी प्रसंग प्रासंगिक हो सकता है और सामाजिक सरोकारों के कारण मनुष्य के सामाजिक स्वत्व को भाषा से ही आंका जा सकता है, समझा जा सकता है। यह जो मैंने बात कही, यह एक मूल्यापेक्षी दृष्टि हम इसको कह सकते हैं। समाज में जब भी उथल पुथल आरंभ होती है तो वह सीधे स्वत्व विघटन की ओर बढ़ती है। मनुष्य का जो स्वत्व होता है, स्वत्व के विघटन के साथ वह जाकर के जुड़ जाता है और वहीं से सांस्कृतिक विघटन भी जो है वह आरंभ हो जाता है। कहना ना होगा कि इससे भाषा जो है, भाषा से, साहित्य से ही हम पुनरुज्जीवित करते आए हैं। साहित्य और भाषा के माध्यम से ही ये जो जहाँ कहीं भी स्वत्व विघटन होता है, सांस्कृतिक विघटन होता है, तो उसका जो पुनरुज्जीवन है वह साहित्य और भाषा के माध्यम से ही होता आया है। साहित्य के पाठकों की संख्या आज के संदर्भ में अगर कहें तो हमें ये चिंता रहती है कि साहित्य के पाठकों की संख्या घटने लगी है। ये शिकायत जो है हमें अक्सर सुनने को मिलती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, इस पर भी मुझे लगता है विचार करना ही होगा और इसके लिए मैं समझती हूँ जो वातावरण है, उस वातावरण का अभाव ही इसका कारण है। सिर्फ आप देखिए तो सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि असंख्य मानवीय उन्मुखताएं, हमारी बहुत सी मानवीय उन्मुखताएं हैं और अभिव्यक्तियां हैं जो कि अनदेखी और अनसुनी होती चली जा रही हैं। अभी चर्चा में भाग लेने वाले महोदय ने बताया था कि सुनना वह भी सीखना होगा। तो हमारे समक्ष जो इस समय हमारा जो संकट है वो ये है कि बहुत सी अभिव्यक्तियां, हमारी बहुत सी उन्मुखताएं जो है वो उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है या धीरे धीरे वो समाप्त हो रही हैं या अभिव्यक्तियां अनकही रह जा रही हैं या अनसुनी रह जा रही हैं और अनदेखी रह जा रही हैं। इस बात की ओर ध्यान देना ही होगा। हिंदी के प्रति और भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाने के संदर्भ में सबसे पहली आवश्यकता हमारे लिए ये है कि हम बच्चों को आंख और कान खोलना सिखाएं। आंख और कान उन्हें खोलना सिखाएं, तभी हमें साहित्य के पाठक मिलेंगे। जीवन को एक लाभान्वित रूप से, लाभ की चिंता
हर किसी को होती है, लेकिन लाभ इतना हावी हो, लाभ की चिंता हम बच्चों पर आरंभ से ही इतना इतना हावी कर देते हैं उनके व्यक्तित्व के ऊपर कि वे अन्यत्र देख ही नहीं पाते। तो इस लाभ की दृष्टि या हम कहेंगे कि धनोपार्जन के मार्गों की ओर बचपन से ही उन्हें इस तरह से उनका मार्गदर्शन किया जाता है या उन्हें उकसाया जाता है कि वे अन्यत्र देख भी नहीं पाते हैं। तो ये जो इन मार्गों की ओर यह प्रयाण मात्र ही नहीं, वरन ये जो धनार्जन के मार्गों की ओर प्रयाण का मार्ग हमें दिखाते हैं, वो एक प्रयाण मात्र ही नहीं रह जाता है, वरन संवेदना और मानवीयता के महत्व को कम कर देता है। तो हमारे लिए जब हम अभिरुचि साहित्य को, हिंदी साहित्य को पढ़ने में अभिरुचि जगाने की बात करते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम उन्हें खुली आंखों से देखना सिखाएं, खुले कानों से उन्हें सुनना सिखाएं, और ऐसे मार्ग की ओर भी हम उन्हें अग्रसर करें जहां संवेदना है, जहां मानवीयता है, जहां भाईचारा है। उस मार्ग की ओर भी हम उन्हें ले जाने का प्रयास करें। तो मैं कहूंगी कि जीवन साहित्य हमें क्या आवश्यकता है इस मंच की, यह भी एक प्रश्न है। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाने की क्या आवश्यकता है, किस लिए हम इतना समय बिता रहे हैं, क्यों इतने कष्टों के साथ इस मंच का संचालन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो सच पूछा जाए तो जीवन को जीने की एक लय है, हम सबके जीवन में जीवन को जीने की एक लय है, और अगर वो लय समाप्त हो जाती है तो जीवन जीने योग्य नहीं रह जाता है। हम जीते चले जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जीवन को जीने योग्य बनाने वाली एक लय है। यह जो लय है, इस लय का बिगड़ना साहित्य की अभिरुचि का क्षय होना है, उसकी हानि होना है या उसका समाप्त होना है। तो इस लय को हमें बनाए रखना है। जब तक ये लय बनी नहीं रहेगी, तब अगर ये लय बिगड़ जाएगी या ये लय समाप्त हो जाएगी, तो जो बिगड़ता है वह जीवन को जीने का व्याकरण होता है। जीवन का व्याकरण बिगड़ जाता है। उस जीवन के व्याकरण को अगर हमें उसे अगर बचाए रखना है, उसे बिगड़ने से बचाए रखना है, तो आवश्यक है कि साहित्य के प्रति अभिरुचि को बनाए रखा जाए, कलाओं के प्रति अभिरुचि को बनाए रखा जाए, भाषा के प्रति अभिरुचि को बनाए रखा जाए। यह जीवन की लय और जीवन के व्याकरण को बिगड़ने से अवश्य ही बचा लेगा। बच्चों और विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि अभिरुचि जगाने में अपने अपने विचार रखते हुए सभी विद्वानों ने अपने अपने योगदान दिए हैं, तो मैं कहूंगी कि बच्चों में अभिरुचि जगाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें रचनाएं दें, हम उन्हें पढ़ने के लिए रचनाएं दें। जैसे कि महोदय ने चर्चा में कहा था कि हम छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करें, तो मैं कहूंगी पढ़ने का जो है, वाचन का जो है, उस हिंदी के वाचन के प्रति, उस हिंदी साहित्य के प्रति जो अभिरुचि जगाने का काम जब हम करते हैं, तो हम उन्हें रचनाएं प्रदान करें, ऐसी रचनाएं प्रदान करें जो कि उनकी आयु के अनुकूल हो। अब किसी 17, 18, 19 साल के बच्चे को हम बाल साहित्य दे करके नहीं, बल्कि उसकी अभिरुचि उस उम्र में, उसके वो जिस परिवेश में है उसके अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार अभिरुचि की रचनाएं जरूर दें। ऐसी रचनाएं दें जो कि संप्रेषणीय हो, ना वो उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से कम हो और ना ज्यादा हो, दोनों नहीं होना चाहिए। और इनके बीच में जो उसके उम्र के हिसाब से रचनाएं हैं, उन्हें उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाए। जिस स्थान पर, अब दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, सऊदी अरब से, फिजी से जो नादिर था, वितांशा थी, नंदिनी, जिनकी आवाज थोड़ी सी कट गई, लेकिन मुझे पता है कि सेंट पीटर्स कॉलेज किस प्रकार से इस दिशा में बहुत ही पूरी वफादारी के साथ हिंदी के साथ काम करता है। सिंधु जी से मैं परिचित हूँ, और अन्य अध्यापकों ने भी देखा कि ये सब ये हिंदी का ही वाचन कर रहे हैं, हिंदी के क्षेत्र में से ही जुड़े हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर हैं।
तो मैं कहूंगी कि जिस स्थान हिंदी को ही पढ़े, हिंदी के साहित्य को पढ़ने में अभिरुचि जगाएं, लेकिन जिस स्थान पर वे रहते हैं वहां की परिस्थिति, वहां का समाज और वहां के सकारात्मक और नकारात्मक परिवेश क्या है, और सॉरी, और इसी प्रकार अगर विद्यार्थी थोड़ा सा उम्र में आगे है तो उसको वहां की राजनीतिक स्थितियां, वहां की व्यवस्था, इन सबको भी वो समझे और उससे ये क्षमता प्रदान की जाए कि रचना के साथ उसे जोड़ करके पढ़ने में वो सक्षम हो, इसका पाठ कराया जाए। कुछ हद तक जो है हिंदी साहित्य को वो अपने परिवेश से भी जोड़कर समझेगा, अपनी उम्र के हिसाब से समझेगा, तो अभिरुचियां स्वतः ही इस क्षेत्र में जागृत हो जाएंगी। यह मेरा विचार है। बच्चा साहित्य, भाषा और साहित्य को अपनी आबो हवा से जोड़कर पढ़ेगा, अगर अपने आसपास की आबो हवा के साथ जोड़कर अगर पढ़ता है। केरल का बच्चा अगर प्रेमचंद को पढ़ता है तो वह केरल से भी जोड़ सकता है। फिजी का बच्चा वहां की परिस्थितियों से जोड़कर भी किसी एक कहानी को, एक कविता को पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से जोड़कर पढ़ने का प्रयास अगर करेगा तो जिस परिवेश में वो बढ़ रहा है उसके साथ जोड़ते हुए उसकी अभिरुचि जो है वो निश्चय ही विकसित होगी इस क्षेत्र में। वैसे जो है हिंदी में वह भारतीय, हिंदी जो है हमारी, हिंदी में जो कुछ भी है उसमें वह भारतीयता से अछूता नहीं है। अपनी संस्कृति से धीरे धीरे परिचित कराया जाए, बच्चे को इस संस्कृति, भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे परिचित कराया जाए। ऐसा भी उसे ना लगे कि उसके ऊपर इसको थोपा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं। किसी भी विषय के संदर्भ में ये बात हम सब जानते हैं कि जब कोई चीज थोपी जाती है तो वह उस तरह काम नहीं करती है या अभिरुचि के रूप में वह विकसित नहीं होती है। यानी जैसे कवि कहते हैं कि मैं भूलना नहीं चाहता अपने घर का रास्ता, मैं भूलना नहीं चाहता अपने घर का रास्ता। ये एहसास पैदा किया जाए, इस एहसास को पैदा करते हुए अभिरुचि के मार्ग पर उसे अग्रसर कराया जा सकता है। अब जब हम साहित्य को, बात ये हिंदी साहित्य की ही नहीं बल्कि सभी साहित्य की है, लेकिन हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में भी हम इस बात को समझें कि मन से होकर मस्तिष्क तक पहुंचना जरूरी है। अभिरुचियों क्या जगाते समय या इस दिशा में आगे बढ़ते समय हमारे लिए यह आवश्यक है कि पहले मन में प्रवेश करें और मन के रास्ते से होकर के मस्तिष्क तक पहुंचे। यही वो चीज है जो किसी अखबार के एक समाचार के उसी विषय को जब हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो उसका स्थायित्व हमारे हृदय में बहुत देर तक, शायद अंतिम समय तक हमारे हृदय में रह जाता है। ये मन से होकर मस्तिष्क तक पहुंचने की प्रक्रिया है जिसे हमें यहाँ पर भी हमें जिसका ध्यान रखना है। साहित्य और साहित्य के अध्यापक जो है यही इस बात को कर सकते हैं, यानी विद्यार्थी के मन से होकर के मस्तिष्क तक। एक विज्ञान का अध्यापक नहीं कर सकता इस कार्य को, एक साहित्य का अध्यापक ही कर सकता है कि वह मन से होते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है। मन से होकर मस्तिष्क तक पहुंचने में जब अध्यापक सफल होता है तो वह प्रलय भी हो सकता है, निर्माण भी हो सकता है। इन दोनों ही दिशाओं में एक अध्यापक जो है अपनी भूमिका को निभा सकता है। सकारात्मक रूप से हम सोचें तो यह निर्माण की ओर विद्यार्थी को अग्रसर कर सकता है। सांस्कृतिक विघटन को रोकने के लिए भाषा और साहित्य का होना जरूरी है। हम सांस्कृतिक विघटन की बात करते जरूर हैं, हम सब परेशान हैं, हमारी आकुलताएं हैं, हमारी व्याकुलताएं हैं इन संदर्भों में। लेकिन साथियों एक बात ध्यान देने की है कि कविता अभी भी जारी है, कहानी अभी भी जारी है, उपन्यास अभी भी है, साहित्य अभी भी एक सदानीरा की तरह बह रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। जैसे केदारनाथ सिंह कहते हैं, यह कविता की नियति नहीं है। वो कविता के संदर्भ में कहते हैं, साहित्य के संदर्भ में भी यही बात है कि यह कविता की नियति नहीं है, यह कविता की अनिवार्यता है।
यह साहित्य की नियति नहीं है, साहित्य की अनिवार्यता। यह सूचना है कि साहित्य हमारे बीच में अनिवार्य है। पाठ कराने का अब मैं जरा उसके प्रैक्टिकल साइड पर यानी व्यावहारिक स्तर पर थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि विद्यार्थियों में अभिरुचि जगाते हुए पाठ कराने का जो तरीका है, उसे जो मैंने समझा है उसी को मैं शेयर कर रही हूँ या आपके साथ बांट रही हूँ कि पाठ कराने का जो तरीका है वह पहले छोटी छोटी लघु कथाएं जो है वो विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं। बहुत ही छोटी लघु कथाएं, वो कहानियों में जैसे हंस, कथादेश जैसे बहुत सी पत्रिकाएं हैं जो जिसमें कि वागार्थ में है, लघु कथाएं आती हैं। तो इन लघु कथाओं का पाठ अगर पहले कराया जाए, जो कि पाठ्यक्रम से इतर भी हो, उसका पाठ अगर कराया जाए तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि बच्चों में ये अभिरुचि बढ़ती हुई दिखाई देती है। यानी एक छोटी सी रचना है तो उसे जल्दी से बच्चा यानी विद्यार्थी पढ़कर खत्म कर देता है और वो उसका सुख अनुभव करता है, और उसे जब उसे उस कहानी को पढ़ लेता है तो उसे एक सार्थकता से महसूस होती है। तो हमने अपने यहाँ एक प्रयोग किया था, उसे हमने हालांकि हमने नाम अंग्रेजी में ही दिया था, उसे डियर टाइम कहा था। डियर टाइम यानी DEAR, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड के अंतर्गत हम इसी प्रकार से लघु कथाओं का वाचन कराते थे। और अगले समय में अगला जो पीरियड आता था, उसके लिए अगला जो समय आता था, उसमें विद्यार्थी अपनी पढ़ी हुई लघु कथा को वह अपनी भाषा में, जो भी उसकी भाषा हो, हमारे यहाँ मलयालम है भाषा, या किसी भी देश या प्रदेश की जो भी भाषा हो, उस लघु कथा को अन्य विद्यार्थियों को सुनाता था। तो इसमें विद्यार्थी एक संतृप्ति का, एक सार्थकता का अनुभव करता था। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति जो है हर किसी के लिए एक सार्थकता या एक संतोष का विषय होता है, तो विद्यार्थी उसे अपनी भाषा में, तो ये इससे हिंदी की वह लघु कथा के प्रति विद्यार्थी की अभिरुचि बढ़ी। उसके साथ साथ हमारी इस भाषा की जो लघु कथा है उसको दूसरे विद्यार्थियों तक भी, जो हिंदी नहीं जानते, उन तक भी संप्रेषित किया गया। तो ये एक तरीका हमने अपनाया था। और साहित्य का जो पुनर्सृजन हो, प्रस्तुति देते हुए, कभी उसे नाटक के रूप में, कभी उसके एक हिस्से को अभिनय करते हुए यहाँ पर देखा गया। और आजकल के बच्चों में तो बहुत सी संभावनाएं हैं, जैसे वे टेलीफिल्में बना रहे हैं। एक कहानी है, वो कहानी लेकर के अपने ही विद्यालय में या विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में के जगहों पर जाकर के वो उसके लिए टेलीफिल्म बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। ये बच्चों के पास बहुत सी संभावनाएं हैं जो कि जिसे कि हम देख सकते हैं। और कुछ जो बड़े विद्यार्थी होते हैं, कुछ उम्र में बड़े विद्यार्थी होते हैं, उनसे इसका विश्लेषण कराया जा सकता है। पात्रों को लेकर के वाद विवाद का आयोजन किया जा सकता है। तो इन सब से अभिरुचि बढ़ती है। दूसरा जो प्रयोग हिंदी के संदर्भ में, जो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये किया जा सकता है कि जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं, विजुअली चैलेंज विद्यार्थी या अन्य लोग, विद्यार्थी ही नहीं अन्य नागरिक भी हो सकते हैं, उनके लिए रचना का पाठ करवाया जाए। एक ही रचना कई विद्यार्थी मिलकर के पढ़ते हैं। कई अक्सर ये भी देखा गया है, ये भी हमने कोशिश की है कि एक कहानी को 5 विद्यार्थी मिलकर के पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जहां समाप्त करेगा वहां से अगला विद्यार्थी आरंभ करेगा। तो इससे विद्यार्थियों की अभिरुचि बढ़ती है। उनको ये भी लगता है कि हम इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा एक आउटकम यानी एक परिणाम भी निकल कर सामने आता है। तो ये हम इस प्रकार की हिंदी के, इसके साथ साथ इन सभी चीजों के साथ साथ हिंदी में विद्यार्थी की अभिरुचि भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। खास तौर से अहिंदी भाषी प्रदेशों में यह विशेष रूप से देखा जा सकता है। और साथियों, साहित्य जो है वो हमेशा परिवर्तनकामी है, और उसकी आधारशिला जो है यही है कि वह उसे संप्रेषित कर सके। एक संप्रेषित करने योग्य जो भाषा है, वह भाषा ही इसकी आधारशिला होती है।
इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम से यह द्योतित होता है, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से यह द्योतित हो रहा है कि हम अपने देश की विराट परंपरा को लेकर के सचेत हैं। हम हिंदी के वाचन के प्रति, हिंदी के अध्ययन के प्रति, साहित्य के प्रति अगर हम अभिरुचि जगाने को तत्पर हैं तो यह द्योतित करता है कि हम अपने देश की परंपरा को, अपने इस विराट परंपरा को साथ ले चलने के लिए तत्पर हैं। यही तत्परता इस कार्यक्रम का मेरुदंड दिखाई देती है। और मनुष्य के भीतर जो स्वत्व मुखरित होना चाहिए, उस स्वत्व को मुखरित करने का कार्य जो है वह हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि जगाने के उद्देश्य के साथ हम जो है कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस स्वत्व को जगाने का उद्देश्य भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य हो सकता है। हिंदी ने मन से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचकर जागृत करने की जो अपनी क्षमता है, उसको समय समय पर प्रामाणिक और प्रासंगिक सिद्ध किया है। इतिहास इसका साक्षी है कि हिंदी ने यह कार्य किया है और आगे भी कर सकती है। इसलिए मैं कहूंगी कि हिंदी को विकास का अनुवर्ती नहीं होना है, वरन हिंदी को जो है विकास के केंद्र में होना है और केंद्र में रहते हुए आगे बढ़ना है। आशा है हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य कर सकेंगे। हम सबको शिकायत है कि नई जो पीढ़ी आ रही है वह इन सब बातों से कुछ हद तक विमुख हो रही है, लेकिन विमुख हो रही है कहते हुए हम निष्क्रिय हो जाएं, यह शायद सही नहीं लगता है। हमारा काम निष्क्रिय होना नहीं है। अगर विमुखता आ रही है तो उसे बदलना है और इस ओर अग्रसर करना है। और जैसे सुदीप बैनर्जी एक कवि हैं, वो कहते हैं यह सदी बहरी है, यह सदी बहरी है, कोई बात नहीं, अगली सदी के कान में चिल्लाओ। यह सदी बहरी है, कोई बात नहीं, अगली सदी के कान में चिल्लाओ, अपने बच्चों के लिए चिल्लाओ। यह सदी बहरी है तो चिल्लाओ। हमें भी आगे बढ़ना है। अभी हमें बहुत आगे इस मार्ग से होकर के जाना है। मुझे लगता है यह जो मंच तैयार किया गया है, मैं साधुवाद देती हूँ इस मंच का आयोजन करने वालों को, इसकी कल्पना करने वाले साथियों को कि इस दिशा में वे कार्यरत हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमें पहुंचना है उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हम पहुंचेंगे इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी शुभकामना के साथ। उन सभी को बधाई देते हुए जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुतियां दी, मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करती हूँ। पुनश्च आप सभी को धन्यवाद। इस विचारोत्तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर शांति नायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। आप सबको नमस्कार। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि हम आज 16वें सोपान की ओर हैं, की समाप्ति की ओर हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर शांति नायर जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय केरल से आप जुड़ी हैं, आपको बहुत बहुत आभार। मान्या कि आपने भाषा के महत्व की बात की, उसकी उपादेयता की चर्चा की, समाज में सत्व विघटन और मूल्य के ह्रास, सांस्कृतिक विघटन के पीछे के निहित कारणों की चर्चा की, उसके निहित कारण क्या उसकी चर्चा की, और इससे निपटने के क्या उपाय होने चाहिए वो हमारे प्रतिभागियों के साथ आपने साझा किया। आपने भाषिक कौशलों की बात की, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको आज अच्छे से इसका विकास किया जाए, उसके बारे में चर्चा की। आपने साहित्य की जीवन में अनिवार्यता की बात की और आपने बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति को कैसे विकसित किया जाए, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा की। मुझे लगता है कि ये हम सब प्रतिभागियों के लिए, हमारे लिए, आयोजकों के लिए और सबके लिए निस्संदेह ज्ञानवर्धक चर्चा है और बच्चों को भी इससे ज़रूर सीखने को मौका मिलेगा।
तो बहुत बहुत आभार, आप हमारे इस सरोकार से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का। आप महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के आप सब जानते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस आपके कुशल निर्देशन में किस तरह आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ मोहम्मद नादिर नबील जी का। आप हिंदी के छात्र हैं, 9th क्लास कक्षा में पढ़ते हैं, दारतस सलाम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल रियाद से जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार, आपने बड़ी संवेदनशील कहानी की बात यहाँ की उठाई और हम लोगों से साझा किया। गिल्लू, बहुत बहुत आभार, आपकी कथन शैली निस्संदेह बड़ी प्रभावी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ विधांशा चंद जी का। आप हिंदी छात्र हैं, लवासा संगम SKM कॉलेज फिजी से। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में जुड़ी हुई प्रोफेसर सिंधु TI जी का। आप सेंट पीटर्स कॉलेज केरल में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। आपने केरल में हिंदी भाषा की लोकप्रियता के बारे में बात की, उसके संवादी पक्ष के बारे में बात की, और सबसे बड़ी बात की जब हम एक नई शिक्षा नीति के साथ आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल, आप हिंदी शिक्षण को प्रभावी और उसके प्रगामी प्रयोगों की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि आप हिंदी शिक्षण, इससे निस्संदेह है जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ेंगे, उनके मूल्यों के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा शिक्षण भी अन्य भाषा शिक्षणों की तरह प्रभावी होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इस कार्यक्रम में समस्त हिंदी साहित्य प्रेमियों को आभार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर आभार व्यक्त करता हूँ इस परिचर्चा में बतौर अपनी टिप्पणी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और हम सबको एक दिशा निर्देश देने के लिए डॉक्टर नरेश मिश्र जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर वेंकटेश्वर जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं डॉक्टर आरती पाठक जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार, आपने इस अपनी चर्चा के माध्यम से इस चर्चा को एक नई गति प्रदान की और आप लोगों ने इसे एक मूल्यवान चर्चा के रूप में इसे इसकी परिणति संभव हो पाई है, आप लोगों के योगदान के कारण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़े और सभी लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं, उन तमाम लोगों को, उन तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। किसी तरह हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और उसके प्रगामी प्रयोगों के लिए कार्यरत रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय मॉरिशस। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को इस प्रेरणादायक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोटि से धन्यवाद। अब हम इस समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते।